नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 12 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शब्द शक्तियाँ जो है उनके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी। तो उसमें क्रमबद्ध सिलेबस के अनुसार ही क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पे सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। और पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाती है। और पीडीएफ जो कि संडे में प्राप्त होती है, लेकिन वो उसी सप्ताह की मिलेगी। लेकिन अगर आपको प्रीवियस चाहिए है तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आधारित है शब्द शक्तियों पर। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा बस काव्य गुण और काव्य दोष जो है उनके बारे में। तो वो आज शाम को 9 बजे डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा भारतीय काव्य शास्त्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि संबंधित है शब्द शक्तियों से। तो हमें सबसे पहले समझना होगा शब्द शक्ति है क्या, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो हम इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो शब्द शक्ति जो है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। यानी शब्द और अर्थ के पारस्परिक संबंध का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति करती हैं उन्हें हम वाचक कहते हैं, लक्षक कहते हैं और व्यंजक कहते हैं। तो ये ध्यान रखें। और ये शब्द जिन अर्थों का बोध कराते हैं, जो अर्थ निकल कर आता है, उन्हें हम वाच्यार्थ कहेंगे, लक्ष्यार्थ कहेंगे और व्यंग्यार्थ कहेंगे। और इन तीनों से संबंधित 3 शब्द शक्तियों के नाम हैं, वो हैं अविधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों का ही हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा रहता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति होता है। और शब्द शक्ति शब्द के अर्थ का बोध कराने का व्यापार है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, साहित्य में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? व्यापार, जो वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और वाचक शब्दों में वाच्यार्थ, लक्षक शब्द में लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। तो ये शब्दों के अनुसार ही अविधा, लक्षणा और व्यंजना नामक 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं, वो बहुत क्लियर हो गया होगा आसान भाषा में। तो अब देखेंगे अविधा शब्द शक्ति क्या होती है। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अविधा कहते हैं। और अविधा से जिस वाच्यार्थ का बोध होता है वह शब्द पर आधारित होती है। यानी जिस वाचक शब्द से मुख्यार्थ का बोध हो उसे अविधा शब्द शक्ति हम कहते हैं। और उद्भट ने भी एक परिभाषा दी थी अविधा शब्द शक्ति के से संबंधित। तो उन्होंने कहा था शब्दाभिधानम अविधा व्यापारो मुख्या गुणवृत्तिश्च। यानी शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थबोध ही अविधा व्यापार है, जिसके मुख्य और गौड़ अर्थ होते हैं। और कुछ परिभाषा यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें से आ गया किसी की युक्ति तो आपको आसानी हो। और मम्मट जी ने भी इसके लिए इसको वाच्यार्थ का मुख्यार्थ कहा है, वाच्यार्थ को ही मुख्यार्थ बोला है। क्योंकि जिस प्रकार शरीर के जो विभिन्न मुख्य अवयवों से मुख्य जो है वो मुख्य होता है, उसी प्रकार अविधा में मुख्यता का विचार जो है वो प्रमुखता से होता है। तो ये यानी साक्षात संकेतम योर्थम अविधत्ते स वाचक है। ये उन्होंने कहा था कि शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के मुख्य रूप से गृहीत साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है वही अविधा कहलाती है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे तो दिया नहीं गया होगा वैसे, कि जैसे एक प्रसिद्ध पंक्ति है निराला जी की कविता से, वह तोड़ती पत्थर से। तो वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो कवि है उसने शब्दों से सीधा सीधा अर्थ प्रकट किया है। जैसे हमें पता चला है कि कवि ने इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती हुई महिला को देखा। तो जहाँ हमें बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ पता चले वो अविधा शब्द शक्ति
होती है। तो अब हम देख लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है इसको मुख्यतः 3 प्रकार से के शब्दों के अर्थ बोध होते हैं इससे हमें। तो 3 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो जैसा ये शब्द वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे, हमने भी क्लास में डिस्कस किया था। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ये शब्द जातिवाचक होते हैं जिनसे हमें पूरी जाति का पता चलता है। जैसे घोड़ा, मनुष्य, तो इससे हमें पूरी मनुष्य जाति का पता चल रहा है। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, इन अर्थों का अर्थबोध अवयवों की शक्ति से होता है, यानी प्रकृति और प्रत्ययों से होता है। जैसे दिवाकर हो गया, सुधांशु हो गया। अगर आपको ये सब डिटेल में समझना है तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं इनसे संबंधित। और अगला है योग रूढ़ शब्द। तो ये योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, इनका अर्थबोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। तो ये शब्द जो होते हैं यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। जैसे जलज हो गया, वारिद जो हो गया, तो ये वारिद हो गया, तो ये इनका क्या अर्थ होगा, ये है तो ये इनका है यौगिक अर्थ जो है इनका जल में उत्पन्न वस्तु से है। लेकिन योग रूढ़ अगर अर्थ देखें इसका तो क्या होगा, कमल के, ये पर्यायवाची हैं तो कमल इसका मुख्यतः अर्थ होगा। तो यही अभिधा के भेद हैं जो शब्दों पर आधारित है। आप चेक कर सकते हैं, पीडीएफ काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो अगला देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। तो मुख्यार्थ में बाधा पड़ने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली इस शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। तो आचार्य मम्मट जी ने इसके बारे में भी कुछ अपना एक विचार दिया था। तो उनका कहना था, जो यहाँ पे दिया गया है कि जब मुख्यार्थ में बाधा आ जाती है, जब हमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में कुछ असुविधा होती है, तब अन्यार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द जो होते हैं वो शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति हम कहते हैं। तो हमें इनकी 3 विशेषताएं ध्यान रखनी है कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बहुत बाधा आती है, दूसरा मुख्यार्थ से कुछ न कुछ संबंध होता है, दूसरा है मुख्यार्थ से कुछ न कुछ संबंध होता है, तीसरा क्या हुआ, रूढ़ या प्रयोजन आदि अन्य अर्थ का हमें इससे बोध होता है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषताएं हैं। जैसे कहा गया कि मेरा भाई शेर है, तो भाई जो है वो शेर तो नहीं हो सकता कभी। तो जहाँ मुख्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आ रही है तो हमने क्या किया, भाई की प्रशंसा करने के लिए शेर होने का उस पर आरोप लगाया है। तो यहाँ पे शेर होने का तात्पर्य क्या होगा, शेर जैसा वीर है, यानी शेर जैसा साहसी है। तो यहाँ पर आरोपित लक्ष्यार्थ का संबंध मुख्यार्थ से भी जोड़ा गया है। तो यही हमारा लक्षणा शब्द शक्ति होता है। तो जब मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है तब हम अन्यार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब हम इसके कुछ भेद देख लेते हैं। लक्षणा के भेद कौन कौन से हैं। तो लक्षणा के जो 2 मुख्य भेद हैं वो होंगे रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो बाकी ये जो 3 और 4 दिया गया है वो प्रयोजनवती लक्षणा के ही समझे जाएंगे। गौड़ी जो है, अभी एक बार समझा देती हूँ मैं पहले। तो इनके जो वैसे तो उन्होंने 80 माने थे आचार्य विश्वनाथ ने, तो यहाँ 80 तो डिस्कस करना संभव है नहीं। जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं कि रूढ़ लक्षणा कौन सी है। जब किसी शब्द के नियत सांकेतिक अर्थ को त्याग कर उसमें भिन्न अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ लिया जाता है तो काफ़ी समय से रूढ़ या परंपरा से नियत हो जाता है, तो वहाँ पे रूढ़ लक्षणा होती है। यानी जब उसका जो कोई भी शब्द है उसका नियत सांकेतिक अर्थ जो है उसको हमने त्याग दिया बिल्कुल, और उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ ले लिया, कुछ अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया, तब वो रूढ़ लक्षणा कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण ये है कि द्रग उज्झत टूटत कुटुंब जुरत चुरत चित प्रीत और परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीत। तो ये रूढ़ लक्षणा का ही एक उदाहरण है। बाकी प्रयोजनवती लक्षणा की अगर हम बात करें तो जहाँ किसी शब्द का नियत अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ या लक्ष्य अर्थ किसी विशेष उद्देश्य से लिया जाए
तो इतना ही अंतर है प्रयोजनवती, किसी प्रयोजन से यानी किसी विशेष उद्देश्य से लिया जा रहा है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो जैसे जो पंत जी का जो लोकायतन है उसमें कहा था कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तो इस तरह से कुछ उदाहरण है इसका प्रयोजनवती का। और प्रयोजनवती के कुछ दो अन्य उदाहरण होते हैं, दो मुख्य भेद होते हैं, गौड़ी और शुद्धा लक्षणा। तो वही यहाँ पे दिए गए हैं। तो जहाँ सादृश्य संबंध यानी समान गुण पता चले और समान गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीत होती है, वहाँ गौड़ी लक्षणा होती है। जैसे कहा गया मुख चंद्र, तो मुख जो है वो चंद्रमा के समान बताया गया, समानता दिखाई गई, तो वहाँ पे गौड़ी लक्षणा होगी। और गौड़ी लक्षणा के वैसे दो उपभेद किए गए हैं, गौड़ी सारोपा और गौड़ी शांति बसाना, तो उनको हम नहीं डिस्कस करते, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। शुद्धा लक्षणा की बात करें तो जहाँ सादृश्यतर संबंध से लक्ष्यार्थ की प्रतीत हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। तो ये कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे पीडीएफ में 3 और 4 करके दिया गया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये प्रयोजनवती लक्षणा के ही उपभेद हैं। तो शुद्धा लक्षणा जो है वहाँ पे हमें सादृश्य संबंध से अतिरिक्त किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ की प्रतीत होती है। जैसे कहा हमने आंचल में है दूध और आँखों में पानी, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, आंचल से क्या तात्पर्य होगा, आंचल से तात्पर्य है स्तन से। तो ये जो है शुद्धा लक्षणा का एक उदाहरण है, यानी जहाँ सादृश्यतर संबंध से लक्ष्यार्थ की हमें प्रतीत हो रही है। तो उदाहरण से ज़्यादा समझ आ जाता है। इसके भी दो उपभेद हैं कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, तो इनको भी नहीं डिस्कस करते, बाकी मुख्य जो है वो डिस्कस कर लिया। और क्योंकि अगला है व्यंजना शब्द शक्ति, तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। अभिधा एवं लक्षणा जब अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ रहती है तब उस अर्थ की अभिव्यक्ति व्यंजना द्वारा ही होती है, और अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर व्यंग्यार्थ का बोध होता है और उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी व्यंग्यार्थ के लिए हमें जो व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली होती है, अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग बिल्कुल हो जाएंगी तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होगा उसे हम कहेंगे व्यंजना। और इसको समझने के लिए जैसे इसमें व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ या सूच्यार्थ या आक्षेपार्थ या प्रतीतिमानार्थ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें देख लेते हैं इनके भेद कौन से हैं, व्यंजना के भेद। तो इनको भी दो प्रकार से, दो प्रधान भेद इसके किए गए हैं। एक तो शाब्दिक व्यंजना है, दूसरा है आर्थी व्यंजना। तो शाब्दिक व्यंजना में क्या होगा, शाब्दिक व्यंजना के व्यंजक शब्द और आर्थी में व्यंग अर्थ की प्रधानता रहती है। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में शब्द और अर्थ व्यंजक होकर एक दूसरे के सहायक बनते हैं। तो ये दोनों अवस्थाओं में शब्द और अर्थ व्यंजक होकर ही एक दूसरे के बनते हैं, तो वहाँ ये में ध्यान रखना, यही शाब्दिक व्यंजना होती है। इसके भी दो भेद किए गए हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला, ये आता है क्वेश्चन में। तो इसको परिभाषित किया है भमट्टी जी ने। तो उन्होंने कहा था कि अनेकार्थ शब्द का एक अर्थ में संयोग आदि के द्वारा नियंत्रण हो जाने पर भी उससे जो अर्थ की प्रतीत होती है उस प्रतीत कराने वाले शब्द व्यापार को हम अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। जैसे कहा कि मालिनी आज कहे न क्यों, क्यों बा रसाल को हाल। तो ये जो है यहाँ पे रसाल शब्द जो है इससे इसके दो शब्द हैं। तो मालिनी में शाहचार से रसाल का व्यंग्यार्थ आम निर्धारित होता है, लेकिन अगर हम व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ देखें तो वहाँ आम है, लेकिन व्यंग्यार्थ देखें तो हे सखी मेरे प्रिय का समाचार क्यों नहीं देती। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। और आर्थी व्यंजना देखें, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना जो है, तो जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का आश्रय लेते हैं वह है जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे हम लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिया नहीं है इसलिए शायद उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। यहाँ पे अगर परिभाषा देती तो आपको समझ में आता, जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का आश्रय हम लेते हैं और वह जिस शक्ति का वह प्रतीक होता है उसे हम लक्षणा मूला शाब्दिक कहते हैं। जैसे फली सकल मन कामना, लूटे अणगणित चैन, और आज अंचय हर रूप सखी,
भय प्रफुल्लित नयन। तो यहाँ पे लक्षणा के फली का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण हुई, या लूट्यो का अर्थ क्या हुआ? प्राप्त किया। तो लेकिन ये पूरा अगर हम संपूर्ण पद में व्यंग्यार्थ देखें तो नायक कृष्ण है, तो कृष्ण के दर्शन से नायिका ने अधिक आनंद प्राप्त किया है। तो ये एक अलग इसका अर्थ हो जाएगा। और आर्थी व्यंजना की बात करें तो वक्ता बोधव्य, मम्मट जी ने कहा था, ये वक्ता बोधव्य काकु वाक्य वाच्य अन्य सानिध्य प्रस्ताव देश काल एवं चेष्टाओं के वैशिष्ट से सहृदय को अन्यार्थ की प्रतीत कराने वाला अर्थ का जो व्यापार होता है वही आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि यह गांव गंगा में ही बसा है। तो ये उन्होंने कहा था, जैसे इसके कई व्यंग्यार्थ हो सकते हैं। जैसे श्रोता धार्मिक हो तो व्यंग्यार्थ क्या होगा? जैसे कि गंगा पवित्र है और यहाँ रहना चाहिए, तो इन्होंने एक ही माना था अर्थ इसका। और प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। और अगर श्रोता जो है वो अगर मल्लाहार है तो उसके लिए व्यंग्यार्थ क्या होगा कि गंगा पार कराने पर अच्छा धन मिलेगा। तो ये आर्थी व्यंजना है, उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से सभी ग्रहण करेंगे। तो ये अपने अनुसार मतलब वाचक, लक्षणा और व्यंजक शब्दों के अर्थ जो हैं वो वाच्य पर, लक्ष्य पर और व्यंग कहलाते हैं। तो आर्थी व्यंजना उनके ऊपर ही आश्रित होती है कि वो किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, कौन किस अर्थ में उसे ले रहा है। तो ये था हमारा शब्द शक्तियों से संबंधित टॉपिक। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दें। ये शब्द शक्तियों से संबंधित था। अगर आपने कल की क्लासेस शाम की नहीं ज्वाइन की है तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं। सभी माध्यमों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स